वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं ऑक्शन फैमिली में कुछ की पॉइंट्स जो मेन क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ और उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए कि ऑक्शन फैमिली में सबसे पहले हम बेसिक क्या है कि हमको पता है कि पूरे टेबल में अगर हम चले तो कुछ जो प्रॉपर्टीज का नॉर्मल ट्रेंड होते हैं वो आप जानते ही हैं, वो पूरे टेबल में होती है। लेकिन उनमें ऑक्शन फैमिली जो है वो कुछ जगह पे एक्सेप्शन दिखाती है और ये एक्सेप्शन जो अजीब बिहेवियर है इसी के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नॉर्मल बिहेवियर तो हर जगह होता है। तो जैसे ऑक्शन की हम बात करने जा रहे हैं कि ऑक्शन में अलग बिहेवियर क्या है, किन किन बातों को लेकर है। एनोमलस बिहेवियर को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्सेप्शंस है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम, ये 5 एलिमेंट है। इन पांचों में ऑक्सीजन कैसे क्या अलग दिखा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी बड़ा खास पॉइंट होता है कि डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो इसमें डिक्रीज करनी चाहिए कैसे, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है। तो फिर ऑक्सीजन की सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए थी क्योंकि सबसे पहली एलिमेंट है, लेकिन उसकी सबसे कम होती है और यही बात उसकी एक्सेप्शन है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी सबसे कम होती है। इसका कारण मैं दूंगा। दूसरी बात है कि अगर हम बात करें कि ग्रुप नंबर हमारा 16 है, ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली। तो अगर हम इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, IE की आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें भी एक अलग बात देखने को मिलती है जो हम पहले भी डिस्कस कहीं ना कहीं कर लेते हैं, ग्रुप 15 में भी हुई होती है कि लेफ्ट राइट इंक्रीज होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब ग्रुप 15 से हम ग्रुप 16 जाते हैं तो इंक्रीज नहीं बल्कि क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर कौन एक्सेप्शन दिखा रहा है, हम फैमिली तो ये पढ़ रहे हैं पर एक्सेप्शन यहाँ पर है 15 में। 15 अजीब बिहेवियर दिखा रहा है ग्रुप 15 कैसे, वो भी हम बात करते हैं। और एक और है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। इनकी भी अगर डिस्कशन किया जाए तो इसमें भी कुछ अजीब बिहेवियर क्या है कि ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम और पोलोनियम सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन पोलोनियम हाईएस्ट नहीं, सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे हम स्टार इसको लगा रहे हैं। अजीब बिहेवियर जो दिखा रहे हैं उनको हमने स्टार लगा रखा है। और कारण एक बार देखेंगे क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एक बहुत छोटी एलिमेंट होती है। इसका एनोमलस बिहेवियर भी होता है कि वो एक वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट है। उसी कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत घने, यानी बहुत डेंसिटी हाई होती है, जिसके कारण इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है और अपने ही इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं रहे हैं क्योंकि रिपल्जन हो रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी इसकी लोएस्ट होती है। ये एक कारण है। और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या है, ग्रुप 15 जो होता है उसकी आप जानते हो कि NH2NP3 मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 15 की, और अपने ग्रुप 16 की ऐसे नहीं होती, ना हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, NH2NP4। तो क्योंकि इसकी हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो ग्रुप 15 जो है वो हाफ फील्ड है, स्टेबल होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। इस कारण से ग्रुप 15 की ग्रुप 16 से हाई होती है। नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ग्रुप 15 की लो होनी चाहिए थी और ग्रुप 16 की हाई होनी चाहिए थी, लेकिन उससे विपरीत हो रहा है। अगली बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की बात करें तो सबकी इंक्रीज करती है क्योंकि कई बातों से, जैसे ऊपर से जाते हैं तो क्या होता है, उनका साइज बढ़ता है, वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ती है, आपस में फोर्सेस बढ़ती हैं। लेकिन पोलोनियम तो और बड़ा होना चाहिए, उसकी तो फोर्स और बढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पोलोनियम जब पहुंचते हैं ऊपर से नीचे तो आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि ऊपर तो हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाती है और नीचे वाले एलिमेंट्स में द टेंडेंसी टू शो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो इसमें छोटी ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ये बड़ी वाली नहीं। तो इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कम बनेंगे और इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी भी कम होगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है। अब हमने इसमें ये जो अलग ट्रेंड देखे, बाकी सब ट्रेंड इन जनरल वही होते हैं जो होने चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ऊपर से डिक्रीज करती है, तो बाकी सब एलिमेंट्स वही रहेगा कॉमन, एक्सेप्शन ये रहे। ऐसे ही एटॉमिक साइज भी ऐसे ही होता है कि आपको लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी है वो नॉर्मल वही रहती है कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नीचे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऐसी सब बातें हम करते रहते हैं। तो अब हम चले आगे। इसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो फर्स्ट एलिमेंट होती है इस पी ब्लॉक में या इस ब्लॉक में, वो बाकियों से नीचे वालों से अलग कैसे होती है। अब ओ को देखो, ओ जो होता है वो पहली बात की एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, बाकियों से छोटा तो होना चाहिए लेकिन बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। ये सब बातें बस बार बार ध्यान देने की होती है। दूसरी बात कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। थर्ड बात की उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। नीचे वालों में डी ऑर्बिटल या तो वेकेंट होते हैं या फुली फिल्ड होते हैं, मतलब इनर फील्ड होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है वो गैस के रूप में होता है, नीचे वाले जो होते हैं वो सॉलिड्स के रूप में होते हैं, सल्फर, सेलेनियम सब सॉलिड्स होते हैं, ये अकेला गैस है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर की भी बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटलिक है, टिपिकल नॉन मेटल है। और नीचे वाले जनरली या तो मेटलॉइड्स या मेटल्स हैं लेकिन नॉन मेटल नहीं है। सिर्फ एक छोड़ दी जाए सल्फर, वो एक्सेप्शन मान लेते हैं कि वो भी नॉन मेटल है। तो चलिए आगे चलते हैं
इसके अलावा और बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है O2 वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। बाकी नीचे वाले ऐसे पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो O2 मतलब डायटोमिक फॉर्म में होता है, लेकिन नीचे वाले डायटोमिक फॉर्म में नहीं होते, वो अलग टेट्रा एटॉमिक या अलग मतलब ऑक्टा एटॉमिक या हेक्साएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे S8 S6 ऐसे कई तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में होता है। एक बात और कि ऑक्सीजन जो होता है बेटे वो गैस में बता चुके, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, वेरी लो है, अदर्स का हाई होता है। तो वो इसी कारण से कि ऑक्सीजन गैस है और नीचे वाले सॉलिड्स हैं, ये बात। तो इस तरह से एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी और भी कई बार ध्यान में आती है, पर यही इसके मेन पॉइंट्स हैं। हम ये एक बात और कहते हैं कि ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूल्स में पी पाई बॉन्डिंग जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और नीचे वाले जो है डी पाई ऐसे दिखाएंगे, लेकिन पी पाई टेंडेंसी नीचे घटती है और डी पाई की टेंडेंसी बढ़ती है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ पी पाई दिखाता है, डी पाई नहीं। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवलेंट और आयनिक दोनों होते हैं, लेकिन नीचे वालों के आयनिक नहीं बल्कि कोवलेंट ही होते हैं अधिकतर। लेकिन ऑक्सीजन के दोनों बनते हैं 50-50, मान लो कि बहुत सारे आयनिक भी बनाएगा और बहुत सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है बाकी एलिमेंट से अलग है, और भी कुछ एक दो बातें हो होती हैं, लेकिन हम मेन बोल चुके। अब हम अगले आर्टिकल चलेंगे कि ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं O2 और O3 उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कि O2 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है और दो लोन पेयर होते हैं। तो ये आपका नॉर्मल O2 का स्ट्रक्चर है, देखने में डायमंड दिखता है क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पेयर दिखते हैं, पर अगर आप MOT से बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बनाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑक्सीजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों O के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो असल में पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सल्फर की बात करते हैं, दूसरे नीचे वाले एलिमेंट्स की, उनके बाद में आते हैं। और एक ओजोन की ओर देख लें तो पहले इस O2 को देखो, O2 भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, कंबस्टन करता है। जैसे सल्फर में O2 मिलेगा तो SO2, ये सब छोटे छोटे रिएक्शन जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। फोस्फोरस में O2 मिलेगा तो फोस्फोरस पेंटोऑक्साइड बनेगा, P4O10 बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटे ऐसे करते करते। ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉन मेटल्स को भी और कुछ अदर कंपाउंड्स को भी। तो जैसे मेटल, नॉन मेटल तो हमने देख लिया, मेटल भी जैसे कुछ मेटल ले लो, सोडियम है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा Na2O। तो इस प्रकार से हम बैलेंस कर लेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, ऐसे अदर भी। तो ये हमने मेटल से किया, ये नॉन मेटल से। और कुछ कंपाउंड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन मिलता है तो बनता क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसी अदर्स में कईयों में होगा, जैसे KNO2 में अगर O मिलेगा हाफ O2 तो बनता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्राइट से पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर हम इसको कुछ समझाने के लिए बस एक दो एग्जांपल ले रहे हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और अदर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज यानी कंबस्टन करता है उनका। और आप जानते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीथेन, इथेन से लेकर एल्कीन, इथीन, प्रोपीन, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको ये O2 जो होता है कंबस्टन कर सकता है, उनका CO2H2 बनता है। इक्वेशन बैलेंस तो करनी पड़ेगी, लेकिन बनता सबका CO2H2 है। और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है तो CO2 बनता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो। ये सब बातें बेसिक्स हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं आगे बढ़ता हूँ, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं सब बातें। अब कुछ नई बातें करेंगे इसको हटाकर, कि हम ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन, यहाँ पे दो रिएक्शन ऐसे हैं कि O2 होता है, O2 में अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब हल्का सा करंट जो है उसका स्पार्क करते हैं तो उससे हमारा ओजोन बनता है। तो बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा कर दिया। इसके ठीक विपरीत रिएक्शन हम ओजोन दिखाते हैं कि ओजोन वापस टूटता है और O2 बनाता है, वो हम अभी बात करेंगे। तो पहले तो ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर थोड़ा बेंट होता है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2 और यहाँ 3, इस O पे प्लस और इस O पे माइनस। और इसका रेजोनेंस भी दिखेगा कि डबल बॉन्ड उसमें जाएगा और 3 लोन पेयर यहाँ आ सकते हैं। तो उसको बन सकता है आराम से। जैसे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना लेंगे फटाफट, ऐसे ये आपका बन गया। तो यहाँ पे अपने प्लस और इस तरफ माइनस है। और इसका फिर हाइब्रिड बनेगा कि डबल बॉन्ड दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा देंगे आप, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओजोन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। इसके बाद हम और आगे बढ़े कि ओजोन का मॉलिक्यूल में कई गुण हैं जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आओ उनकी बात कर लेते हैं कि ओजोन जो होता है, सबसे पहली बात है कि ओजोन को अगर हीट मिलती है तो वो O2 में टूट जाता है और प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन देता है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन कई काम कर सकता है, कि ब्लीच कर सकता है या ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। कैसे है कि पहले स्टेप में आप फिर से रिएक्शन दिखा सकते हैं कि आप डिकम्पोजिशन में भी दिखा सकते हैं इस बात को, हाँ ये डिकम्पोज कर रहा है बेटे, टूट रहा है। और इसी का फायदा उठाकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिखाएंगे कि कुछ अन्य कंपाउंड्स को, जैसे ये O दे रहा है तो कुछ दूसरे कंपाउंड्स को, जैसे इन्हीं को देख लो आप फिर से कि यहाँ O2 ना लिख के O लिख देना, सिंगल O, तो Mg+O MgO, SO2+O SO3। ऐसे ये O जो है जो यहाँ पे मिल रहा है हमको,
ये सामने वाले कंपाउंड्स का, जैसे इन कंपाउंड्स का भी ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, वैसे ये सिंगल ऑक्सीजन भी इन कंपाउंड सभी को ऑक्सीडाइज उसी प्रकार से कर सकता है। तो हम इन्हीं रिएक्शन दोबारा लिखकर यहाँ बस O लिख देंगे तो बैलेंस कर देंगे। इस प्रकार से हमें पता लगा कि ओजोन भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओजोन जो होता है वैसे तो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, लेकिन वो हमारे को सपोर्टर ऑफ लाइफ भी नहीं है। हाँ, अगर इस कमरे में ओजोन की मात्रा थोड़ी बहुत होगी तो वो टूटकर हमें प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो कमरे को एक तरह से फ्रेश करने का काम आता है, एक तरह से ऑक्सीजन जनरेटर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है, निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाती है, तो उसके कारण हमें डिजीनेस और नौजिया मतलब सिरदर्द वगैरह होती है। अच्छा, और कुछ बातें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही ओजोन, इसके साथ साथ वो कभी कभी जो ओजोन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकता है, तो वो भी हम कभी उसकी भी चर्चा कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट भी दिखा सकता है। पर अभी हम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे उसको ले रहे हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। इसके बाद हम और भी बातें करेंगे कि जैसे आप देखिए ओजोन के बारे में कुछ और एक दो बातें और कर लेते हैं और बात खत्म करें कि ओजोन जो होता है उसकी कोई यूज क्या है कि वो डिसइंफेक्टेंट है, स्टेरिलाइजिंग करता है, ब्लीचिंग एजेंट तो हमने बता चुके हैं। ब्लीच कैसे करता है उसकी चर्चा कर लें कि ये जो ओ दे रहा है इसमें हम क्या लिखेंगे कि वेजिटेबल कलरिंग मैटर, वेजिटेबल कलरिंग मैटर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हल्दी का दाग की सब्जी का दाग लग जाता है तो उसे कहते हैं, उस रंग को कहते हैं वेजिटेबल कलरिंग मैटर, जो वेजिटेबल से आता है। उसमें अगर ये ऑक्सीजन जो ओजोन दे रहा है अगर उसमें मिल जाता है तो बनता है कलरलेस मैटर, यानी वो रंग चला जाता है, कलरलेस हो जाता है। इस प्रकार से जो दाग पड़े होते हैं कोई उड़ा देता है, सुखा देता है, हटा देता है, तो उसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग भी कर सकता है, ये ब्लीचिंग एजेंट भी है। ये मैंने ब्लीचिंग एजेंट लिखा है, उसके बारे में ये क्वेश्चन। अब हम और आगे बढ़ेंगे, बातें तो बहुत सारी करने के लिए, लेकिन आगे भी बहुत कुछ है, तो उसमें सब मेन में नहीं करेंगे हम। अगर डिटेल में करें तो कई दिन तक कर सकते हैं। हम आ रहे हैं सल्फर के ऊपर। अब सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली में ही है, उसके बारे में एक दो बातें यहां डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन जब डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शन करता है, मेटल से, नॉन मेटल से या कंपाउंड से, तो उसकी ऑक्साइड्स बनती हैं, हम जानते हैं ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो ऑक्साइड्स बनती हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा ये है कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल से रिएक्शन करता है तो उनके साथ बनाता है एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से एलिमेंट्स रिएक्शन करने पर एसिडिक ऑक्साइड बनती है, सॉरी बेसिक ऑक्साइड बनती है। तो नंबर 1 है बेसिक ऑक्साइड, नंबर 2 है एसिडिक ऑक्साइड्स। ये कब बनेगी? जब ऑक्सीजन का रिएक्शन किससे होगा? विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। लेकिन अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, थोड़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी तो उनके साथ बनती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये तीन क्या है देखो, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब बहुत ज्यादा मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के साथ अगर करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगी। जैसे कि हम सोडियम ऑक्साइड कह रहे हैं, Na2O, MgO, ऐसे आप कोई मेटल्स की ऑक्साइड बनाएंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उनसे सबके सब बेसिक ऑक्साइड है, ये सब उदाहरण। अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बनाता हूं, जैसे कि नॉन मेटल्स, जैसे कि कार्बन से बनेगी CO या CO2, ऐसे ही दूसरे जो नॉन मेटल्स हैं उनसे भी हम ऐसे बनाते हैं कि फॉस्फोरस से P2O5 जानते हैं हम, नाइट्रोजन की N2O3, N2O5, ऐसी तरह तरह की। तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, एसिडिक होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और कुछ मेटल जैसे कि जिंक हो गया, लेड हो गया, तो इनकी ऑक्साइड जो है PbO, ZnO, Al2O3, ये एम्फोटेरिक की नेचर होती है क्योंकि ये मेटल्स ऐसे हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनकी ऑक्साइड हमेशा हर एक मेटल की ऑक्साइड बेसिक नहीं होती, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं उनकी होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा ऑक्साइड्स कुछ और एक तरह से और बांट सकते हैं कि मिक्स्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड क्या चीजें देखते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, एक तरह का ऐड हुए पड़ी है। जैसे कि हम बात करें Fe3O4 की, Fe3O4 असल में क्या है, वो FeO प्लस FeO क्या Fe2O3, इन दोनों से मिलकर बनी है। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वापस यही पाएंगे। तो ये ऑक्साइड जो है वो इन दोनों का मिली हुई है, आपस में बॉन्डेड है वीक बॉन्ड से, वैन डर वाल या हल्की फोर्सेस से, और जुड़कर एक ही मॉलिक्यूल बना देती है ये। ऐसे ही कुछ और भी है Pb3O4, तो Pb3O4 में क्या हो रहा है, PbO प्लस PbO2। इसको हम बैलेंस करेंगे तो क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे तो हो जाएगा Pb3, ऐड करने पे बनेगा Pb3O4। ऐसे और भी होती है। तो हमने यहाँ पे ये बात कही कि ये है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो ये तो ऑक्साइड्स की बात हुई। अब सल्फर के ऊपर भी आ जाते हैं कि सल्फर अपने आप को डिफरेंट इलेक्ट्रोनिक फॉर्म्स में दिखाता है। वो क्या है,
सल्फर की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन सी है? जैसे नंबर 1, पहले एलोट्रोपिक फॉर्म लिखता हूं मैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। जैसे फर्स्ट है कि उसको हम कहते हैं S8 मॉलिक्यूल। अब ये S8 मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, वो हम देखें कि पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, PUCKERAD, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कभी हम बोलते हैं क्राउन सल्फर। क्राउन सल्फर, इसमें 8 एटम सल्फर के होते हैं, एसिड होता है, और ये दो फॉर्म में आता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर इसे कहते हैं। जो अल्फा सल्फर होती है वो रोहम्बिक सल्फर होती है, रोहम्बिक सल्फर, और ये जो बीटा होती है ये होती है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। अल्फा सल्फर येलो होती है और बीटा सल्फर जो होती है वो कलरलेस होती है। तो दोनों में अलग अलग अपना कलर की बेस पर अंतर भी है, और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर भी है, रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक, उसे अल्फा बीटा भी कहते हैं। ये दोनों ही एसिड की फॉर्म में होती है, और वो कैसा होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है यूं करके। एक केस में, पहले वाले केस में कैसा होता है कि ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर यूं बन रहा है, यहाँ सब जगह सल्फर सल्फर है, 8 सल्फर आप यहाँ बना सकते हैं, और हर एक सल्फर के ऊपर 2-2 लोन पेयर, मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, हर एक के ऊपर 2-2 लोन पेयर दिखाएंगे आप। और ऐसा डब्ल्यू सा बन रहा है जो इसे क्राउन, मतलब एक तरह का ताज बन रहा है, तो इसे क्राउन सल्फर कहते हैं। और जो अल्फा फॉर्म है यानी रोहम्बिक सल्फर, उसमें सभी डब्ल्यू एक जैसे होते हैं। इस प्रकार से हम बार बार इसमें सल्फर सल्फर लिख सकते हैं। लेकिन मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है कि एक तो ऐसे बना रहा है क्राउन 8 सल्फर, और दूसरा एसिड मॉलिक्यूल उसका ऑपोजिट रहता है यूं है, सब जगह सल्फर सल्फर ही बना सकते हैं फिर से सल्फर भर के। तो यहाँ पर हमें बहुत टाइम नहीं लगाना है, बात पहुंचानी है बस कि इस प्रकार से इसमें सभी एक वेल फिटिंग होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो, क्योंकि इनमें बीच में गैप्स हैं, तो इनकी डेंसिटी उतनी हाई नहीं है, उतना क्लोज पैकिंग नहीं है। तो इसमें क्लोज पैकिंग है, उसमें क्लोज पैकिंग नहीं है, एक में क्लोज पैकिंग और एक में क्लोज पैकिंग लेस होती है। तो ये कुछ बातें हमने की, और यहाँ पे भी आप बार बार सल्फर सल्फर भर देंगे बाद में। बात वही है कि समझने की बात है, हर सल्फर पे 2-2 लोन पेयर होंगे। तो ये हमने इन दोनों की बात यहाँ पे की। और एक बात और है कि लगभग 600 टेम्परेचर के आसपास 369 केल्विन के आसपास क्या होता है कि अल्फा सल्फर जो होता है वो कन्वर्ट होता है इतना हीट करने पर बीटा सल्फर में ऐसे। और अगर हम इससे लोअर टेम्परेचर पे लाते हैं उल्टा, तो यहाँ है मोर देन और यहाँ लेस देन 369 केल्विन, तो ये आपस में दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। तो ये हो गया एसिड के बारे में, पकड़ रिंग या क्राउन सल्फर के बारे में। एक और तरह का सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है S6 है। S6 का मतलब उसे बोलते हैं एंजल सल्फर, एंजल्स सल्फर। ये होती है आपकी चेयर फॉर्म में। ये चेयर फॉर्म कैसी है आइए देखते हैं। इसमें सल्फर के इस प्रकार से 2 बॉन्ड लाइए, एक नीचे और एक ऊपर ले जाइए, और यहाँ सब जगह सल्फर सल्फर आप लिख डालिए, तो 6 सल्फर आपके पास आएंगे S6। और इसमें भी सल्फर के 2-2 लोन पेयर हर बार होंगे, हर एक सल्फर के ऊपर 2-2 लोन पेयर। इस प्रकार का होता है एंजल सल्फर। और एक लास्ट है, थर्ड भी कर लेते हैं, वो है आपका जिगजैग चेन्स ऑफ पोले, मतलब पोले सल्फर कहते हैं कि पोले एटॉमिक चेन ऑफ सल्फर, पोले एटॉमिक सल्फर कहना चाहिए, पोले एटॉमिक सल्फर। इसमें SN कह देते हैं हम इसको, SN का मतलब बहुत सारे एटम है, और वो कैसे जिगजैग है। जैसे आप देखो कहीं पर भी लाइंस बनाते जाइए जिगजैग ऐसे, और इसको भी ऐसे यहाँ कर दीजिए। तो इसमें हर किनारे पे आप सल्फर लिखते जाइए, और उसमें 2-2 लोन पेयर हर एक सल्फर पे दिखाते जाइए, हर एक सल्फर पे 2-2 लोन पेयर भर डालेंगे इसको हर कोने में, तो ऐसे ही बन जाएगा जिगजैग। इसको हम प्लास्टिक सल्फर भी कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर भी कहते हैं। ये थोड़ा सा हीट करते ही पिघल जाता है, मेल्ट होने लगता है। और एक लास्ट सल्फर की और फॉर्म है, वो चौथी फॉर्म यहाँ लिखता हूँ, S2 फॉर्म। इस S2 का स्ट्रक्चर O2 की तरह होता है, जैसे O2 होता है वैसे S2 होता है, डबल बॉन्ड इस प्रकार से बनेगा। लेकिन जैसे O2 में भी ऐसे स्ट्रक्चर बना था, और उसको स्ट्रक्चर देख के लगता है कि सबके सब इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में है, डायमैग्नेटिक है, वैसे इसमें भी ऐसे लगता है। लेकिन असल में O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, MOT द्वारा प्रूव हो सकता है। उसी तरह से S2 भी ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, दिखता डायटोमिक है लेकिन होता पैरा एटॉमिक है, पैरा मैग्नेटिक है, और इसे हम प्रूव कर सकते हैं MOT बनाकर, समझ आ जाएगा। तो ये बातें कुछ नोट करने की है। इन सभी सल्फर फॉर्म में अकेला S2 ही ऐसा है जो कि पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ये हो गया सल्फर के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, कुछ और कंपाउंड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं कि हम कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या बात है कि बनता कैसे है, तो उसके एक दो तरीके हैं कि अगर हम कॉपर और H2SO4 कॉन्सेंट्रेट डालते हैं तो भी बन सकता है, और सल्फर में सीधा ही ऑक्सीजन डालते हैं तो भी हमारा SO2 बन सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं
इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे इसमें एक तो बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकल आएगा। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर दें तो क्या बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट और प्लस कुछ अगर इसको हम डबल ले लें तो यहाँ पे बनेगा SO2 और प्लस H2। बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन ये SO2 हमारा इस रिएक्शन के द्वारा बनता है। ये तो है इसका बनाने का तरीका। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है रेडिली, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनिडियम पेंटोऑक्साइड कैटलिस्ट V2O5 कैटलिस्ट वैनिडियम पेंटोऑक्साइड उसमें वो SO3 में ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी बात की उसी में अगर हम पानी डाल दें तो वो बनता है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और कुछ बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और वो खुद भी ऑक्सीडाइज होता है, वो तो हमने बात करी थी, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और वो एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी